तो इलास्टिसिटी में हम लोग देखते हैं इट इज द property of the body by which it regain its original shape, size and configuration after removal of deforming force. After removal of deforming force. डिफॉर्मिंग फोर्स, किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, वो डिफॉर्म हो गया, फिर फोर्स हटा लिए, ओरिजिनल शेप साइज को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अख्तियार कर लेता है। ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाता है ना। अब इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो जो स्ट्रेस होता है, हम लोग जो है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा शियर स्ट्रेस। दो तरह का स्ट्रेस हो। अब नॉर्मल स्ट्रेस में ही आ जाता है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। दो तरह का होगा नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, रॉड में ऐसे इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, इस फोर्स के चलते इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, इस रॉड का लेंथ थोड़ा बढ़ जाए तो टेंसाइल फोर्स कहलाता है। एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स, इसके चलते जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। मान लीजिए कोई रॉड है और इसमें आप इधर से फोर्स लगाए, ऐसे एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है इसको, और लेकिन इसके चलते क्या होगा, इसका लेंथ कम हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा। तो लेंथ कम हो जाएगा रॉड का, मोटाई बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स। इसके चलते कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो। शियर स्ट्रेस जैसे पोछा लगाते हैं या तेल मालिश करते हैं या प्लेइंग कार्ड्स मारते हैं, सरफेस एरिया के पैरेलल फोर्स लगता है। जैसे दो शीट है, ऐसे चदरा है दो, और दो चदरे को आप जो है रिपीटिंग किए हुए हैं, रिपीट लगाए हुए हैं या बट ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का चदरा है, सामने का व्यू है, ये दूसरा चदरा है, इसको लगा दिए ऐसे, दो चदरे को आप जोड़ दिए। तो मान लीजिए कि दो चदरे को आपने जोड़ा है। अब क्या है, यहाँ पे आप बट ज्वाइंट लगाए हुए हैं, एक सिलिंड्रिकल रॉड लगा के ऊपर इस तरह का ढांचा बना होता है सर्कुलर सेक्शन का, सेमी सर्कुलर सेक्शन का, ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं दो चदरे को। अब इसमें अगर फोर्स लगा के हम लोग खींचते हैं और ये अगर टूट, इस तरह से फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं आप सरफेस एरिया के पैरेलल, इसमें इस तरह का फोर्स लगा के खींच रहे हैं सरफेस एरिया के पैरेलल, तो क्या होगा कि ये जो है ज्वाइंट यहाँ से टूट जाएगा, जहाँ पे जंक्शन है वहां से टूट जाएगा। तो चदरे को आप जोड़े हैं, मान लीजिए, तो चदरे को जोड़ के आप सपोज रखे, ये पहला वाला ऊपर वाला है
ये नीचे वाला है। मान लीजिए 2 चदरे को जोड़ के रखे, ये ऊपर वाला चदरा है, ये वाला इतना मोटाई है उसका, और ये नीचे वाला चदरा है, ये वाला, इसको आपने लगा के जोड़ा है, इस तरह से जॉइंट लगा के जोड़ दिया है। तो वो चदरा है, कुछ कुछ थिकनेस है दोनों का। अब इसके सरफेस एरिया ए है, इसके पैरेलल फोर्स लगा, तो उससे क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये ज्वाइंट टूट सकता है यहाँ से। ये जो बट ज्वाइंट है इसको बट ज्वाइंट बोलते हैं, और यहाँ से ये टूट सकता है, स्लाइड कर सकता है, इधर की तरफ खिसक जाए, और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो इधर की तरफ खिसक जाए, दूसरा वाला पोर्शन जो है इधर की तरफ खिसक जाए, इस तरह से ये टूट सकता है। इसमें फोर्स इधर एफ लगा रहे थे, इसमें फोर्स इधर एफ लगा रहे थे, उसके चलते ये जो है ये ज्वाइंट यहाँ से सरक गया। ये जो एरिया कहलाता है यही शियर एरिया कहलाता है। ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं शियर एरिया। टेंजेंशियल फोर्स लगा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा शियर स्ट्रेस, यही फोर्स बाय एरिया को बोलते हैं। टेंजेंशियल सरफेस एरिया पैरेलल फोर्स है, दिस फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस एरिया। तो शियर एरिया है, शियर एरिया को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ जो डेवलप होगा ये शियर स्ट्रेस कहलाता है, शियर स्ट्रेस कहलाता है। दो चदरा में ऐसे बट जॉइंट लगा के जोड़े हुए थे और खींचे दोनों तरफ, तो यहाँ से स्लाइड कर गया, ये जॉइंट टूट गया, ये वाला पोर्शन को दिखाया यहाँ टूटते हुए, फेल्योर होते हुए, वहां से यहाँ फेल्योर होते हुए दिखाए टूटते हुए। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो चलिए हम लोग जब एक्सियल लोडिंग करते हैं, एक्सिस के लॉन्ग लोड करते हैं, तो उसको तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। 4 तरह का इलास्टिक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखते हैं, इसको y से लिखते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज में ई से भी लिखा जाता है, y चाहे ई से। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहला पॉइंट इसमें लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस को देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब एरिया के परपेंडिकुलर लगे, इसको सिग्मा एल बोले, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, सिंपली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई रॉड है, उसको हैंग कर दिया है आपने, अभी ये रेस्ट में है, एल लेंथ है, इसका ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दीजिए ए नॉट है या ए है, ये रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है, ओरिजिनल लेंथ एल है। अब इसी रॉड में आप अगर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो रॉड लंबा हो जाए और पतला हो जाएगा। इतना जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, लिनियर इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में, लेंथ बढ़ा, एरिया अब एक्चुअल एरिया मोटा हो पतला हो जाएगा, ए डैश कम हो जाएगा, ए डैश, ए डैश ट्रू एरिया है और वो ओरिजिनल एरिया था। ए को बोलते थे फोर्स लगाने से पहले का मोटाई रॉड का, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड, और एल था ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। अब इसमें आप एफ फोर्स, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एफ फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स आप पकड़ के खींच रहे हैं, इसके अंदर में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, इसके अंदर में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप, एफ आर रेजिस्टिंग फोर्स। ये रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो सिग्मा एल को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग नॉर्मल फोर्स
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहलाता है, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ट्रू स्ट्रेस तो होना चाहिए, ये वाला एरिया देना चाहिए जिसमें ये एरिया है, एरिया कम हो गया है तो उसमें स्ट्रेस, ये फोर्स बाय एरिया, उसको ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। साइंटिस्ट चॉइस, साइंटिस्ट लोग ट्रू एरिया लेके डिवाइड करता है, इंजीनियर लोग ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन में यही वाला स्ट्रेस यूज करेंगे, फोर्स लगाने से पहले जो एरिया था वो वाला। तो रेजिस्टिंग फोर्स Fr हो गया, ओरिजिनल एरिया A हो गया। अब ये स्लोली स्लोली पुल करते हैं हम लोग, जो पुल करते हैं वो कैसे करते हैं, स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली का मतलब पुल्ड स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली का मतलब होता है कि ये जो फोर्स लगा रहे थे नीचे, एक्सटर्नल फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा था, इसका नेट सम 0 होना चाहिए हमेशा। तो मतलब एक वेक्टर ये बराबर उस वेक्टर के इक्वल हुआ, अपोजिट हुआ, तो मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि Fr का मैग्नीट्यूड और F का मैग्नीट्यूड सेम हो, इसलिए इसको F बाय A भी बोल देते हैं मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो। रेजिस्टिंग फोर्स बाय ओरिजिनल, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ये समझ में आ गया? तो यस लिखिए, मिटाना है तो ओके लिखिए। इंस्टेंटेनियस एरिया लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रू स्ट्रेस। और इसको बोला जाता है इंजीनियर चॉइस, लगभग लगभग। जैसे 10 में 3 से डिवाइड करेगा साइंटिस्ट 3.333333 निकालते चला जाएगा ट्रू वैल्यू। इंजीनियर लोग बोल देगा 3.33 बोल के छोड़ देता है, ये अप्रोक्सीमेशन कर लेता है इंजीनियर। तो वही, ये एग्जैक्ट 100% ट्रू स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ट्रू स्ट्रेस के लिए ट्रू एरिया ये डिवाइड करना होता है, तो हम लोग ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करते हैं। तो इसको बोल, यही स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन को हिंदी में विकृति बोलते हैं, विकृति। एप्सिलॉन से सिंबल देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए एल छोटा सा नीचे में लिख देंगे। स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल हिंदी में, स्ट्रेस का हिंदी होता है प्रतिबल, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का हिंदी होता है विकृत। विकृत हुआ से, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब ये जो खींचे थे लेंथ को, तो लंबाई में जो वृद्धि हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट या चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं इसको, चेंज इन लेंथ ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के चलते लेंथ में जितना इंक्रीमेंट हुआ था या डिक्रीमेंट हो जाए, कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो डिक्रीज कर जाएगा, टेंसाइल फोर्स लगाया तो इंक्रीज कर, ये चेंज इन लेंथ हुआ। और एल ओरिजिनल लेंथ था, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल था, ओरिजिनल लेंथ एल था, इसी को बोलते हैं। इसका क्या यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि लेंथ का रेशियो है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नोट कर लिए। अब हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके लिए हुक्स लॉ पहले पढ़ लेते हैं। तो हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, एक्सियल लोडिंग है अगर, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है,
उतना दूर तक फोर्स लगाइए जिसमें कि फोर्स हटा देने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद फिर से अपना शेप पा ले। तो मैक्सिमम कितने दूर तक फोर्स लगा सकते हैं किसी बॉडी में डिफॉर्म करने के बाद, फोर्स हटाने के बाद वापस आ जाए, वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये प्रोपोर्शन में होता है दोनों, मतलब y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू x टाइप से बढ़ेगा, ऑरिजिन से जाता हुआ y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, या स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेस भी बढ़ा। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, where y is a proportionality constant known as Young's modulus of elasticity. Proportionality constant known as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Y is a proportionality constant known as Young's modulus of elasticity. इसको बोलते हैं Young's modulus of. तो फाइनली Y का फॉर्मूला हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो Y का फॉर्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसमें वैल्यू अगर डाल दिया जाए, ये था एक्सटर्नल फोर्स बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये था चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को उधर ले जाइएगा, ये हो जाएगा एफ बाई ए वाई। तो एलोंगेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है बार बार, ये हो गया एफ एल बाई ए वाई फ्ले फॉर्मूला। तो कोई फोर्स लगाए एक्सटर्नल फोर्स, तो रॉड में कितना लेंथ बढ़ेगा एफ एल बाई ए वाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में एफ को पी लिखते हैं, पुलिंग फोर्स पी, तो प्ले बोलते हैं पी एल बाई ए वाई प्ले। ये एफ लिखे तो फ्ले। ये हो गया एलोंगेशन इन रॉड अंडर फोर्स एफ, अंडर एक्सटर्नल फोर्स एफ। तो इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा उतना कम एलोंगेट कर, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो कम एलोंगेट कर, और फोर्स ज्यादा लगाइए तो ज्यादा एलोंगेट करेगा, लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा एलोंगेट करेगा। एफ एल बाई ए आ गया एलोंगेशन, इसको याद रखना है। अब मान लीजिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को और दूसरे तरीके से देखिए। आल्सो अगर एफ निकालिएगा, जो फोर्स लगाए थे आप, एफ को क्या बोलिएगा, वाई ए ऊपर चला जाएगा बाय एल इंटू डेल। तो अगर स्प्रिंग की तरफ मान लें, इस रॉड को स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग की तरफ मान लें, ओरिजिनल लेंथ एल था, अब फोर्स लगाने के बाद इसमें जो ये स्प्रिंग की तरफ मान लें, तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ था, इसका लेंथ बढ़ गया था और पतला हो गया था रॉड। ये फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग तो खिंचा जाता है, ये फोर्स लगाए तो स्प्रिंग फोर्स इधर डेवलप होता था, आपको एफएस, वही रेजिस्टिंग फोर्स बोलते थे आप। इलास्टिक मटेरियल में उसको रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं। जितना लेंथ बढ़ा उसको स्प्रिंग में एक्स लिखते थे, यहाँ डेल्टा एल लिखते हैं। स्प्रिंग में आप जो एलोंगेशन होता था उसको एक्स लिखते थे, तो स्प्रिंग फोर्स को आप लिखते थे माइनस के एक्स, या वैल्यू खाली लिखते थे के एक्स। एफ और एफ आर यहाँ पे बराबर है, जो फोर्स लगाते हैं आप एक्सटर्नल और स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ दोनों इक्वल अपोजिट होता है। तो यही एफ आर इक्वल टू ये के की तरह है, ये के की तरह है,
इंटू डेल्टा एल एक्स की तरह, ये स्प्रिंग फोर्स की तरह, एफ की जगह एफ सकते हैं आप, अंदर वाला फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स दोनों इक्वल होता है, ये के की तरह है, तो के कहलाता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग से तुलना करें इसको, ये स्प्रिंग फोर्स की तरह है, खाली के की जगह पे चला आया वाई ए बाय एल, इसको याल बोलते हैं, वाई ए बाय एल याल, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा, या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इलास्टिक कांस्टेंट हो गया वाई एरिया बाय एल, ये फोर्स का फॉर्मूला उसी तरह का स्प्रिंग फोर्स जैसा है, तो अगर स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको, F इक्वल टू के एक्स, तो उसी तरीके से के की जगह पे खाली वाई ए बाय एल रख देना है। तो ये फॉर्मूला को हम दूसरे तरीका से देखें तो कंपेयर विथ स्प्रिंग फोर्स, कंपेयर्ड विथ स्प्रिंग फोर्स, तो हम लोग को पता चला कि के की जगह पे वाई ए बाय एल है, तो जितना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा स्प्रिंग उतना ही स्टीफ होगा, जितना मोटा स्प्रिंग होगा एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा स्टीफ होगा, जितना लंबा स्प्रिंग होगा स्टिफनेस कम हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इन तीनों चीज पे डिपेंड करेंगे, वाई ए बाय, तो ये जो फॉर्मूला है ये स्प्रिंग फोर्स वाला ही फॉर्मूला है, के की जगह याल बोलेंगे वाई ए बाय एल, ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ सब ओरिजिनल ओरिजिनल, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रॉड का, और एल है ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और वाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग हो जाता है वाई ए बाय एल। एक इस स्टाइल में याद रखिए फॉर्मूले को, एक इस स्टाइल में याद रखिए F इक्वल टू के एक्स टाइप्स, के का वैल्यू याल, तो जब फोर्स लिखने बोलेगा तो स्प्रिंग फोर्स वाला फॉर्मूला याद करके लिख दीजिएगा, जब एलोंगेशन पूछेगा तो फ्ले लिखिए एफ एल बाई वाई डायरेक्ट, तो स्प्रिंग का कहानी जानते हैं तो ये भी जानते हैं, नोट कर लीजिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसे देखिए दो रॉड लगा दिए हम सीरीज में, तो सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, तो दो स्प्रिंग सीरीज में जैसे होता था उसी तरह का कहानी, मान लीजिए कि स्टील का रॉड है और नीचे कॉपर का रॉड लगा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल दिए, इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, y1 है, एरिया इसका a1 है, लेंथ l1, इसका यंग्स मॉडुलस y2 है, एरिया a2 है, लेंथ l2 है, इसमें फोर्स F लगा दिए तो टोटल एलोंगेशन कितना होगा, तो सीरीज में जो है फोर्स सेम रह जाए, दोनों पे सेम फोर्स होगा क्योंकि रेस्ट में है ये, इसका डायग्राम बनेगा तुर तुर के आप, तो इस तरह का फोर्स हो, ये F फोर्स होगा इस तरह का डेवलप, वेट को इग्नोर कर रहे हैं, मास को इग्नोर कर रहे हैं, एलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स खाली देख रहे हैं, इस तरह से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों में सेम फोर्स लगेगा, ये फोर्स के चलते ये रॉड लंबा हो जाएगा, इसका एलोंगेशन डेल्टा 1 हो जाएगा एफ एल बाई ए वाई, एफ वही रह गया, एल हो गया L1 ओरिजिनल वाला, एरिया A1 हो गया, वाई y1, इसमें एलोंगेशन होगा अलग डेल्टा L2, दो पार्ट में इसको देखिए, इसमें एलोंगेशन होगा एफ एल बाई ए वाई, एल L2 हो गया, एरिया A2 था, वाई y2 था, तो टोटल एलोंगेशन निकालना है, टोटल एलोंगेशन डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ऐसे कीजिए, तो डेल्टा L1 हो गया आपका एफ L1 बाय A1 y1, और ये हो गया एफ L2 बाय A2 y2, तो इसको तोड़ के ऐसे बना दें, अब ये रॉड पे फोर्स लग रहा है तो इसका लंबाई बढ़ेगा, तो जितना लंबाई बढ़ा ये एलोंगेशन इन रॉड बोलते हैं, एलोंगेशन इन अपर रॉड,
ये हो गया एलोंगेशन इन लोअर रॉड, elongation in lower rod. So total elongation in both the rod. तो इतना आ जाए, ये elongation का है। अब इसके बदले इक्विवेलेंट अगर ले लें एक ही को रॉड जिसमें इतना ही elongation हो, यही फोर्स लगा के, इक्विवेलेंट सिस्टम अगर आप लीजिएगा तो इक्विवेलेंट सेक्शन में टोटल लेंथ ले लिए L1 प्लस L2 हो जाएगा टोटल लेंथ। फोर्स उतना ही लगाए और उतना ही एलोंगेशन हुआ डेल्टा एल, तो इसमें क्या बोलिएगा तब? तो के इक्विवेलेंट आपका जो है अलग, वाई इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका एरिया इक्विवेलेंट हो जाएगा A1 प्लस A2, या दोनों को देखना पड़ेगा एरिया इक्विवेलेंट कितना होता है। सब एल इक्विवेलेंट को एल लिख दिए ऐसे, तो इसको आप लिखिएगा एफ एल, एफ वही रहा, एल हो गया एल इक्विवेलेंट बाय ए इक्विवेलेंट इनटू वाई इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं। अब सबको ये एल को नीचे कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको दूसरे स्टाइल में। आप देखें यही हो गया आंसर टोटल एलोंगेशन। अब दूसरे स्टाइल में देखें, L1 को इसके नीचे कर दें, यहाँ पे लिख दें एफ एल इक्विवेलेंट बाय ए इक्विवेलेंट इनटू वाई इक्विवेलेंट, और यहाँ एफ L1 को नीचे कर देते हैं y1 A1 बाय L1, इधर भी f बाय नीचे कर देते हैं y2 A2 बाय L2। दूसरे स्टाइल में देख रहे हैं, इसमें भी L नीचे कर दीजिए, इतना L ऊपर नहीं लिख के नीचे कर देते हैं बाय L इक्विवेलेंट, एफ 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 कट जाएगा, तो इसको बोलते हैं के इक्विवेलेंट। ये हो जाता है 1 बाय के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। स्प्रिंग सीरीज में पढ़े थे तो उसका के इक्विवेलेंट हम लोग निकाले थे। स्प्रिंग सीरीज में रहता है, दो स्प्रिंग सीरीज में है, इसको एक पहला स्प्रिंग, इसको दूसरा स्प्रिंग की तरह मान लीजिए। सीरीज में है तो फोर्स सेम रह जाता है, कट गया तो 1 बाय के इक्विवेलेंट 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 होता है। उसी से ये आ जाए, उसी से ये फॉर्मूला आ जाए। तो इस स्टाइल में भी आप याद रख सकते हैं, ये याद है तो इसको भी लिख सकते हैं टोटल एलोंगेशन, या इसी को डायरेक्ट याद रखिए। अभी स्प्रिंग के बारे में जानते हैं, अब आपको बताए थे F इक्वल टू के एक्स टाइप का होता है, F सेम है, के इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा, उसका K1 इसका K2, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 टाइप का फॉर्मूला। स्प्रिंग इन सीरीज में जैसे होता था उसी तरह का ये फॉर्मूला आ गया, बेसिकली ये उसी तरह का फॉर्मूला। नोट कर लिए? यस कॉमा ओके लिखिए। दो रॉड को हटा के एक ऐसा रॉड लिए जिसका कि वही फोर्स लगाने से उतना ही एलोंगेशन हुआ, तब उसको इक्विवेलेंट रॉड बोले, तो उसका एलोंगेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो 1 बाय के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 टाइप का ही फॉर्मूला है। तो जो इलास्टिसिटी डिफरेंट नहीं है, स्प्रिंग का जो कहानी था वही कहानी इसका है। अब जरा देखिए, अगर पैरेलल में लगा रहे तो क्या होगा? तो पैरेलल में दो वायर लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर से मान लीजिए कॉपर का वायर है, कुछ इसका मोटाई होगा, एक एल्युमिनियम का वायर है, इसका कुछ मोटाई होगा, और यहाँ पे एक रॉड, एक प्लैंक लटका दिया, बांध दिया है, इसको खींच रहे हैं, प्लैंक को मासलेस मान लीजिए, मासलेस है ये, इसका वेट का बात अभी नहीं कर रहे हैं, या इसी का वेट होगा mg, वही फोर्स की तरह हो जाएगा वेट, मास अगर है तो इसका फोर्स जो mg वेट होगा वही हो जाएगा इसका। दोनों तरफ सिमेट्रिकली प्लेस्ड वायर लगाए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, लेंथ तो सेम रहेगा दोनों में, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, लेंथ सेम रहेगा। अब अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों में अलग अलग फोर्स डेवलप होगा, इसमें रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे F1 डेवलप होगा और यहाँ पे F2 डेवलप होगा, और दोनों खिंचाएगा सेम लेंथ से एलोंगेशन। बाद में ये रॉड खिंचा करके
डॉट 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 करके ऐसे बना देते हैं और नया पोजीशन पे जो आया इस तरह का नया पोजीशन पे आया, इस तरह का नया पोजीशन पे ये आया, एलोंगेट कर गया इस तरह का। ये फोर्स लगाने से दोनों में एलोंगेशन सेम होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रहेगा ये प्लैंक, तो डेल्टा एल दोनों में सेम होगा, ये नया पोजीशन होगा, डेल्टा एल सेम होगा, तो पैरेलल में डेल्टा एल सेम होगा, फोर्स डिफरेंट होगा, दोनों वायर में फोर्स अलग अलग डेवलप हो, जिसका जितना स्टिफनेस है उसके हिसाब से, है ना। दोनों में एलोंगेशन सेम हो, तो पहले वाले का एलोंगेशन जितना होगा दूसरे वाले का उतना ही एलोंगेशन। तो पहले वाले का एलोंगेशन लिखिएगा एफ एल बाई ए वाई, और दूसरे वाले का एफ एल बाई ए वाई, दोनों में एलोंगेशन सेम हो, इस तरह का हो जाएगा। और फोर्स जो होगा यही फोर्स का बंटवारा हुआ F1 प्लस F2, है ना, यही डेल्टा एल बोलते हैं। तो यहां से F1 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, ये L को नीचे कर दीजिए तो K1 हो गया, ये इसको F1 बाई K1 बोल सकते हैं, इसको F2 बाई K2 बोल सकते हैं। L को नीचे कर दिए y a बाई L को, तो K1 आपका क्या हो जाएगा y1 a1 बाई L, K2 क्या हो जाएगा y2 a2 बाई L, K1 K2 हो, ये L को नीचे कर दिए, L को नीचे कर दिए, और डेल्टा L इतना होगा। तो F1 को आप K1L लिखते हैं यहाँ पे, K1 इंटू डेल्टा एल, F2 को K2 इंटू डेल्टा एल, और टोटल फोर्स जो हो गया K1 प्लस K2 इंटू डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल को F के नीचे ले आए यहाँ, टोटल फोर्स, अब दोनों को हटा करके एक सिस्टम ले लिए, एक वायर, और उसमें इतना ही फोर्स लगाने से इतना ही एलोंगेशन होगा, इतना ही फोर्स इतना ही एलोंगेशन, तो उसको K इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो दूसरे स्टाइल में यहाँ पे लिख सकते हैं ये K इक्विवेलेंट होगा, K1 प्लस K2 टाइप का फॉर्मूला होता था, स्प्रिंग पैरेलल में होता था, तो यहाँ भी उसी तरह का फॉर्मूला आ गया, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K इक्विवेलेंट कितना हो गया F बाई डेल्टा एल, उतना ही फोर्स लगाने पे उतना ही एलोंगेशन हो, ऐसा रॉड लिया, इस तरह का हो जाए, नोट कर लीजिए। ये सारे इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, साथ में ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क भी जीरो हो, F1 F2 भी आप निकाल सकते हैं, ये फोर्स कितने दूरी पे आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से इसमें एलोंगेशन हो। मान लीजिए ये दोनों के बीच का दूरी d दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी d दिया हुआ है, और यहाँ से x दूरी पे आप ये फोर्स लगा रहे हैं, जो खींच रहे थे x दूरी पे थे, इधर हो जाएगा d माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क भी जीरो कर सकते, ये F1 F2 निकालने के लिए पूछता है। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं P1, इस पॉइंट का नाम P2, तो P1 P2 के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं, अबाउट P1 बराबर जीरो कर देंगे अगर, तो ये फोर्स तो इसी P1 से जा रहा है, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, ये फोर्स इधर लग रहा था F इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू एफ हो गया, इस तरह से टॉर्क हो गया। इधर वाला देखें, ये F2 वाला इसके अबाउट टॉर्क होगा F2 इंटू डी, उल्टा होगा तो माइनस डी इंटू F2 हो जाएगा, इस तरह का टॉर्क पैदा है कि नहीं। F1 तीन गो फोर्स था, F1 F F2, F1 का टॉर्क इसके अबाउट जीरो हो गया, इस F का टॉर्क इसके अबाउट x इंटू एफ, इस F2 का टॉर्क d इंटू परपेंडिकुलर दूरी d है इंटू F2 एंटी क्लॉकवाइज बराबर जीरो हो जाए, इस तरह से F2 आपका निकल जाए, x बाई डी इंटू एफ हो जाएगा F2, कितने दूरी पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो दूरी है x यहाँ से। सिमिलरली F1 भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली अब F1 प्लस F2 F था, इसमें F2 डाल दिया तो F1 निकल जाएगा। सिमिलरली नेट टॉर्क अबाउट, या नेट टॉर्क अबाउट P2 जीरो कीजिएगा तो इसके अबाउट जीरो कीजिएगा तो F1 निकल जाए, इसके अबाउट जीरो किए तो F2 निकल गया, इसके अबाउट जीरो करेंगे तो F1 निकल जाए। इसके अबाउट निकाल के देखिए टॉर्क P2 पॉइंट के अबाउट,
इसका नाम P2 दिए, F2 का टॉर्क 0 हो जाएगा, F2 इसी से पास कर रहा है, इसका टॉर्क होगा F इंटू डी माइनस एक्स, ऐसे डी माइनस एक्स इंटू एफ, और इस F1 का टॉर्क होगा ऐसे इस तरह से। तो ये पूरा दूरी है डी, डी इंटू F2 F1, ये बराबर 0 होगा। इस तरह से F1 भी आपका चला है डी माइनस एक्स बाई डी इंटू एफ। तो कभी कभी क्वेश्चन में F1 F2 निकालने पर बोलता है तो यही थ्योरी यूज करेंगे, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। टॉर्क ले लेंगे, इसके बाद 0 कर देंगे तो F2 निकल जाए, इसके बाद 0 कर देंगे तो F1 निकल जाए। एलोंगेशन पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल सकते हैं। के इक्विवेलेंट पूछा तो K1 प्लस K2 से भी क्वेश्चन बन जाए। L माइनस, हाँ वो अलग अलग डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स बाई डी इंटू एफ, नोट कर लो। तो इस तरह से फोर्स भी निकाल सकते। तो जब भी पैरेलल में वायर दिया रहे, यही सब कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनेगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नोट कर लिया, मिटा दें इसको। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देखें। ये थ्योरी बता रहे हैं अभी आपको, थ्योरी में ही बताया कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। अब एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या हो, वेट अगर लेंगे, वेट नहीं कंसीडर किए थे, खाली फोर्स के चलते एलोंगेशन बोले थे। एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ रॉड, सेल्फ वेट ऑफ वायर या रॉड जो भी है। मान लीजिए लोहा का स्टील का रॉड एक ऊपर हवा से लटका दिए 7 मंजिला बिल्डिंग से, इतना लेंथ है रॉड का तो उसका अपना भार है, रॉड उठाने में मेहनत लगता है, उसके चलते ये लंबाई में इंक्रीमेंट होगा इसका वेट के चलते। तो डेंसिटी रॉड का ए ले लेते हैं, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ए ले लेते हैं रॉड का इनिशियल, ओरिजिनल लेंथ एल ले लेते हैं, इसका मास हो जाएगा तब ए इंटू सिलिंड्रिकल मानते हैं इसको, ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास हो जाएगा। तो मास को बोलिएगा ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ रॉड। कितना मास है, एम मास है रॉड का, एल लेंथ का मास एम। अब क्या होगा इसमें, एलोंगेशन वेट के चलते क्यों होगा, तो जैसे आप यहाँ पे माथा में बाल में रस्सी बांध के फांसी लगाइएगा तो रस्सी पे पूरा का पूरा बॉडी खींचेगा उसको। गर्दन में रस्सी लगा के फांसी लगाते हैं तो उसके नीचे का बॉडी खींचता है। कमर में रस्सी बांध के फांसी लगाए तो कमर के नीचे वाला खींचेगा उसको, उस पॉइंट पे टेंशन। तो वही बात यहाँ भी होता है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक्स दूरी पे आप विचार करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसके खुद के भार के चलते इसमें खिंचा होगा। जैसे फांसी लगाता है गर्दन क्यों लंबा होता है, खुद के वेट के चलते, उसी तरह से रॉड के खुद के वेट के चलते ये लंबा हो। तो मान लीजिए कि आप यहाँ जमीन से एक दूरी पे विचार कर रहे हैं, एक रॉड लिए हैं, और उसके बाद ये डीएक्स लेंथ के एक टुकड़े पे विचार करते हैं, बहुत छोटा सा लेंथ डीएक्स काटे, ये वाला लेंथ डीएक्स है। इस डीएक्स के नीचे में इतना जो वेट लटका हुआ है, इतने रॉड का वेट, यही इस डीएक्स लेंथ को खींचेगा। इसके ऊपर में डीएक्स लेते तो उसके नीचे इतना सारा लेंथ लटकता, खींचता, और यहाँ पे जड़ पे पूरा पूरा लेंथ का भार जो है खींच रहा है, वेट खींच रहा है नीचे। इस डीएक्स लेंथ पे कितने का वेट लगे, इतने का वेट, इसका पूरा वेट W है mg, वेट ऑफ L लेंथ ऑफ रॉड, वेट ऑफ L लेंथ W है। तो ये S लेंथ का वेट क्या होगा, इसको WX बोल देते हैं। L लेंथ का वेट W है, तो L लेंथ का वेट W है,
यूनिट लेंथ का वेट हो जाएगा W/L, तो x लेंथ का वेट हो जाएगा W/L इंटू एक्स, इसी को WX बोले। इस dx वाले को हम अलग निकालते हैं बाहर। इस dx वाले टुकड़े पे क्या हुआ कि इधर वेट, इस पूरे रॉड का ये इसका वेट जो है WX नीचे काम कर, इस dx वाले पे ऐसे ये WX जिसका वैल्यू है W/L इंटू एक्स, इतना खींच रहा है इसको। अब ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह हो गया इस dx लेंथ पे। ओरिजिनल लेंथ कितना था dx, इसके चलते इसके लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, ये हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाए ताकि आपको दिखे। इस dx लेंथ पे कंसीडर किए उसके नीचे का रॉड का वेट खींच रहा है, तो उसके चलते इसके लंबाई में वृद्धि हो गई। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये छोटा सा, उसको डेल एक्स बोलते हैं। ऐसे लिखे, डेल एक्स इक्वल टू चेंज इन लेंथ ड्यू टू वेट WX, ड्यू टू वेट WX। तो ये डेल एक्स जो है लंबाई में वृद्धि है। पहले dx टुकड़े पे विचार किया, उसके नीचे WX वेट लग रहा है, उसके चलते वो खिंचा गया थोड़ा। ये एलोंगेशन को क्या लिखिएगा, FL/AY फॉर्मूला लगाइए। F यहाँ कितना है WX, फोर्स है, वेट एक फोर्स होता है, इंटू इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था dx, ये ओरिजिनल लेंथ है, कंसीडर्ड ओरिजिनल लेंथ, कंसीडर्ड ओरिजिनल लेंथ dx है, dx लेंथ पे विचार कर रहे हैं। FL/AY फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही रहेगा, यंग्स मॉडुलस वही रहेगा, उसी मटेरियल का टुकड़ा है, यंग्स मॉडुलस इसका y मान है। तो ये हो गया इसके लंबाई में, इसका लंबाई ओरिजिनल कितना था dx, उसके नीचे कितना से खींचे WX से, तो उसमें एलोंगेशन इतना हो गया। इस तरह से हर एक टुकड़ा में एलोंगेशन होगा। इसके ऊपर टुकड़ा लीजिएगा तो उसके नीचे का भार ज्यादा है तो ज्यादा खिंचाएगा, और ऊपर लीजिएगा तो और नीचे का भार ज्यादा है और ज्यादा खिंचाएगा। तो टोटल एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, टोटल एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट तब बोलेंगे, टोटल एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। और ये WX का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, ये हो जाएगा W/YAL इंटू एक्स dx। और टोटल एलोंगेशन इन द रॉड, पूरे रॉड में, उसको डेल्टा L बोले हम लोग, ड्यू टू सेल्फ वेट, डेल्टा L ड्यू टू सेल्फ वेट बोले। तो कितना आएगा ये वैल्यू, तो जितना था डेल एक्स का इंटीग्रेशन करना, कहां से कहां तक, इसको x इक्वल टू 0 बोलेंगे, ये लेंथ पूरा L था जिसको x इक्वल टू L बोलेंगे, 0 से L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरा रॉड लीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, W/YAL बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन हो गया, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक। तो ये कहलाएगा एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो कितना वैल्यू इसका आ जाए, पहले यहां तक समझ में आया, यस और नो? एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट समझ में आया, यस और नो? यस, अनुभव को समझ में आ गया, कश्यप, तनुश्री, युवराज, आदित्य ठाकुर, अंशुमन झा, सबको समझ में आ रहा है, दीक्षा को भी समझ में आ रहा है, सागर, साहिल, विकास, रोहित, सुजल, सबको समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक्स का इंटीग्रेशन होता है, दीपाली क्या होता है एक्स का इंटीग्रेशन, L²/2 x²/2, लिमिट डाल देंगे तो L²/2 हो जाएगा। तो टोटल एलोंगेशन अपने भार के चलते, जो फांसी लगाता है लोग, अपने भार के चलते एलोंगेशन कितना होगा, टोटल वेट पूरा पूरा, अगर माथा के टिक्की में फांसी लगाया, यहाँ बाल में रस्सी बांध के फांसी लगाया, तो उसका टोटल वेट, और यंग्स मॉडुलस बॉडी का क्या है, एरिया कितना है, L कितना है, इंटू एक्स का हो जाएगा x²/2, 0 से L, L²/2 आ गया, YAL इंटू L²/2, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एक L कट जाएगा, तो फाइनली हो गया
WL/2 FL/AY टाइप का हो गया, तो ये आधा आ गया। एक्सटर्नल फोर्स के चलते क्या होता था, FL/AY, F की जगह यहाँ वेट हो गया और एक्स्ट्रा 2 आ गया नीचे। अगर फोर्स आप लगाते थे F तो एलोंगेशन होता था FL/AY। यहाँ फोर्स नहीं लगा, इसका टोटल वेट है W, तो वेट के चलते हुआ WL/2AY, WL/2AY, WL/2AY। इसका मतलब एरिया ज्यादा होगा तो एलोंगेशन, मोटाई ज्यादा होगा तो एलोंगेशन कम होगा क्या? तो देखते हैं हम लोग। मिटाएं इसको, यस, WL/2AY होगा। तो किसी रॉड में अगर आप फोर्स F लगा देते हैं, एक प्रॉब्लम आपको दे दे, कोई रॉड है, इसका वेट दे दिया आपको W है, वेट पूरा कितना है, W है, लेंथ L है, यंग्स मॉडुलस Y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसमें फोर्स भी लगा दिया एक्सटर्नल। फाइंड टोटल एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन, कंसीडर सेल्फ वेट आल्सो, सेल्फ वेट आल्सो ऐसे लिखा रहेगा। सेल्फ वेट नहीं लिखा हुआ है तो सेल्फ वेट आप नहीं यूज करेंगे। अगर सेल्फ वेट के चलते एलोंगेशन पूछेगा तो वो लिखा रहता है अलग से, नहीं तो आप खाली फोर्स के चलते एलोंगेशन निकालिए। तो टोटल एलोंगेशन फोर्स के चलते होता है हमारा FL/AY, और वेट के चलते अभी देखिए WL/2AY, ये हो जाएगा टोटल एलोंगेशन, वेट के चलते प्लस जो खींचे उसके चलते। समझ में आ रहा है, यस और नो? फोर्स लगा के जो खींचे उसके चलते एलोंगेशन FL/AY, और वेट के चलते WL/2AY। अगर बोलेगा सेल्फ वेट के चलते तभी आपको लिखना कंसीडर करना है, स्पेशल क्वेश्चन होगा तभी सेल्फ वेट देगा, नॉर्मल में खाली FL/AY। तो स्कूल टाइप का जो बच्चा है वो सेल्फ वेट का नाम भी नहीं जानता है, वो सिर्फ FL/AY से प्रॉब्लम बनाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे, मान लीजिए कि एक रॉड है यहाँ, इसका मोटाई A है, डेंसिटी रो है, यंग्स मॉडुलस Y है, लेंथ L। दूसरा रॉड है, इसका भी लेंथ L है, मोटाई इसका डबल कर दिए, डबल मोटा है, 2A है, डेंसिटी वही है, यंग्स मॉडुलस वही है, लेंथ वही है। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, दोनों के सेल्फ वेट के चलते जो एलोंगेशन होगा उसका रेशियो निकालना। प्रॉब्लम कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ elongation of first with respect to second, first rod to second rod due to self weight, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो सारा चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे एरिया डबल हो गया है, एरिया ज्यादा हो गया तो एलोंगेशन किसका ज्यादा होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता था, किसका एलोंगेशन ज्यादा। तो पहले आप क्या कीजिए कि मास निकालिए, तो पहले वाले का मास M1 बोलेंगे, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी रो मास हो गया। दूसरे वाले का मास निकाले तो ट्वाइस है एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, या फॉर्मूला को ही हम लोग चेंज करते हैं, M1 M2 नहीं करके M ही खाली निकालते हैं, ऐसे मास को ऐसे लिखा जा सकता है। अब एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो हम लोग निकालते थे फॉर्मूला, उसमें ये वैल्यू डालते हैं, क्या पढ़ते थे, WL/2AY पढ़ते थे। अब W को mg लिख सकते हैं ऐसे, 2AY
और m को लिख सकते हैं ए एल रो, m को लिखे ए एल रो m को लिख दिए इंटू जी एल अब बाई 2ay। तो आप क्या देख रहे हैं, एरिया कट जा रहा है। एरिया, ये फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, जस्ट प्रॉब्लम बनाने से पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखते हैं कि एरिया कट जा रहा है, तो रोजी बच गया। रोजी को वेट डेंसिटी गामा बोलते हैं। वेट डेंसिटी किसको पढ़ाए थे, वेट बाय वॉल्यूम, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाए थे। वेट बाय वॉल्यूम को वेट डेंसिटी बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम को मास डेंसिटी बोलते हैं। तो वेट डेंसिटी रोजी को बोलते हैं। तो रोजी को हम लोग गामा लिखते हैं, गामा एल स्क्वायर बाई 2y है। ये आया एलोंगेशन सिल्क वेट का, इसमें एरिया का तो कहीं मतलब नहीं है। गामा आप नहीं भी लिखिए तो रोजी लिख लीजिए, रोजी लिख लीजिए। अब देखिए इसका रो सेम है, जी तो सेम ही रहता है, एल सेम है, वाई सेम है। एरिया ज्यादा है या मोटा है या पतला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलोंगेशन, दोनों का एलोंगेशन सेम होगा। रेशियो क्या हो जाएगा आंसर का, इस फॉर्मूले को आप देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है, मोटाई से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेंसिटी अगर सेम है और लेंथ वाई सेम है तो एलोंगेशन को एरिया से मतलब नहीं है, मोटाई से मतलब नहीं है। सेम मटेरियल, दोनों कॉपर का, डेंसिटी सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया अलग अलग है, मोटाई खाली अलग अलग है, तो एलोंगेशन दोनों में सेम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन में आप क्या बोलिए, ये बात अगर आपको पता है तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। एलोंगेशन पहला वाले का भाई दूसरा वाले का सेल्फ वेट के चलते 1:1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1:1, क्योंकि एरिया से कोई मतलब नहीं। ये एलोंगेशन का फॉर्मूला हुआ, जिसको आप डब्ल्यू एल बाई 2ay बोलते थे, वो बदल के हो गया रोजी एल स्क्वायर बाई 2y। ये एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का ये फॉर्मूला हो गया। मास का वैल्यू डाल दिए तो एरिया कट जाता है। तो मेनली किस पे डिपेंड किया, डेंसिटी पे, लेंथ पे, मोटाई से आजाद है। डेंसिटी और लेंथ बदलिएगा तभी जाके, और यंग्स मॉडुलस, तीन चीज, डेंसिटी, लेंथ, यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करेगा सेल्फ वेट के चलते एलोंगेशन। मोटाई से मतलब नहीं है, मोटा आदमी हो पतला आदमी हो, एलोंगेशन सेम है। अगर डेंसिटी सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, लेंथ सेम है, तो एलोंगेशन सेम हो। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। ये फॉर्मूला को हम लोग चेंज किए, दूसरे स्टाइल में लिखे, दूसरे स्टाइल में लिखे। ये बहुत खास बात है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट बात। दिस इज द एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अब स्ट्रेन एनर्जी पूछता है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। वायर में खींचने से उसका लेंथ बढ़ता है तो स्ट्रेन डेवलप होता है, लेंथ चेंज होता है तो स्ट्रेन डेवलप होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना इसमें हो, तो स्ट्रेन एनर्जी जैसे स्प्रिंग की तरह मानते थे हम लोग वायर को, हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप से हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए आता है स्कूल के एग्जाम। तो स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी डेवलप्ड इन द स्ट्रेस्ड इलास्टिक वन, स्ट्रेस्ड इलास्टिक वन। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह होगी, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। जैसे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वही है। तो वायर को स्प्रिंग की तरह हम बोले थे, मानिए स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप निकाले थे उसी तरीके से इसका भी निकलेगा, सेम मेथड से। एल लेंथ का रॉड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वाई यंग्स मॉडुलस है। अब इसको खींच रहे हैं आप किसी फोर्स से, और खींच के इसका लंबाई में डेल्टा एल इंक्रीमेंट करा दिए, खींच करके ये थोड़ा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा।
एक्सटर्नल फोर्स आप F लगाए, रेजिस्टिंग फोर्स इसमें FR डेवलप हुआ। जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होता था, इंटरनल फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स, उसी तरह से ये स्प्रिंग की तरह होगा। ये स्प्रिंग फोर्स लिख सकते हैं। अगर स्प्रिंग बनाते हैं इसको हटा के एक स्प्रिंग बनाते हैं हम, समझिए ये स्प्रिंग है और उसको खींच देते हैं एक्स लेंथ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में लंबाई में वृद्धि रॉड में डेल्टा एल बोलते हैं, स्प्रिंग में एक्स बोलते थे हम लोग, स्प्रिंग फोर्स एफएस लिखते थे। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे थे एफ एक्सटर्नल, स्प्रिंग भी बगल में बना दिया, इलास्टिक कांस्टेंट के है, तो स्प्रिंग को खींच दिया है। इस रॉड को आप स्प्रिंग की तरह समझिए। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा स्प्रिंग की तरह ही, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जैसे स्प्रिंग का स्टेप लिए थे उसी तरह से स्टेपिंग इसका भी कर सकते हैं, एक टू जेड स्टेप वैसा ही हो। तो के को क्या बोलते थे आप, यहाँ याल बोलते थे, वाई ए बाय एल, ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ। इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप बोल सकते हैं हाफ इंटू वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल, एक्स को बोलते हैं। एक्स को हम लोग डेल्टा एल यहाँ लिखते हैं रॉड के केस में, एक्स का मतलब डेल्टा एल रॉड के केस में। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिखते थे, तो यहाँ रॉड का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो लिखाएगा हाफ इंटू के की जगह इतना लिखाएगा और डेल्टा एल का स्क्वायर लिखा है, यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं। स्प्रिंग और इलास्टिसिटी में रिश्ता है, के की जगह याल लिखते हैं, एक्स की जगह डेल्टा एल लिखते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। अब इसको भांति भांति तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते थे हाफ इंटू के एक्स को स्प्रिंग फोर्स बोलते थे, इंटू एक्स भी लिख सकते थे ऐसे, हाफ इंटू स्प्रिंग फोर्स इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू के एक्स होता था, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं, एक एल डेल्टा एल इधर डाल दीजिएगा तो ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, वाई ए बाय एल हो गया के, इंटू डेल्टा एल इधर डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा के एक्स मतलब ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया, रेजिस्टिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बराबर है, इसलिए न्यूमेरिकली आप उसको रेजिस्टिंग फोर्स को ये एक्सटर्नल फोर्स एफ लिख सकते थे। तो हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स को एफ लिख रहे हैं हम लोग, ये पूरा चीज एफ की तरह हो गया, एलोंगेशन हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एलोंगेशन, स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एलोंगेशन, हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एलोंगेशन। इसलिए स्ट्रेचिंग फोर्स और एलोंगेशन का ग्राफ खींच दें अगर हम लोग, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, ये क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स है, जितने से आप रॉड को खींच रहे थे, दैट इज स्ट्रेचिंग फोर्स। ये क्या है, एलोंगेशन इन रॉड है। इसका ग्राफ एफ इक्वल टू के एक्स होता है, फॉर्मूला वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का हो जाएगा, ऑरिजिन से पास करता हुआ। अगर आप यहाँ पे फोर्स एफ लगाए, स्ट्रेचिंग फोर्स यहाँ पे एफ लगा रहे हैं और उसमें एलोंगेशन आपका डेल्टा एल हो रहा है, इधर की तरफ एलोंगेशन आप दिखा रहे हैं इस एक्सिस पे, उस एक्सिस पे स्ट्रेचिंग फोर्स दिखा रहे हैं, तो इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू एफ, तो ऐसे हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा। इसको बोल सकते हैं आप एरिया ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड एलोंगेशन डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड एलोंगेशन डायग्राम, स्ट्रेचिंग फोर्स एंड एलोंगेशन डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड एलोंगेशन डायग्राम। तो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा आपका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, और इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। आप के एक्स स्क्वायर टाइप से भी लिख सकते हैं, आप एफ इंटू डेल्टा एल टाइप से लिख सकते हैं, और भी स्टाइल से लिख सकते हैं, अभी दिखा रहे हैं। ये समझ में आया इतना? अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो जैसे स्प्रिंग में लाए थे वैसे ही यहाँ पे भी ले आएंगे, तो फॉर्मूला बाद में लाएंगे, पहले आप देख लीजिए सारा। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला कैसे आता है वो याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए जो रिजल्ट है ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है।
अब इसको और तीसरे स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं, और भी स्टाइल देखना है तो ये देखिए, और कितने स्टाइल से आप लिख सकते हैं। अगला स्टाइल देखिए इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी को। अब आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोलते थे? स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को बोलते थे, है ना। और स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ, एफ बाई एरिया को बोलते थे स्ट्रेस। स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख देते हैं, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ को बोलते थे स्ट्रेन। तो ये जो फॉर्मूला है आपका हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल जो फॉर्मूला है, इसको आप अपने मर्जी से एरिया से डिवाइड कर दीजिए और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेल्टा एल में एल से डिवाइड कर दीजिए, तो एरिया और एल एक्स्ट्रा आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दी। क्या किए? एरिया से भी डिवाइड कर दिया, इसको एल से डिवाइड कर दिया, अब एल को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला बन जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये बन जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, ये बन जाएगा वायर का वॉल्यूम। तो ऐसे भी बोलते हैं हाफ इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, longitudinal stress into longitudinal strain और into volume of the rod, volume of the rod। ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर्मूले को, मतलब सिंबल में लिखिएगा तो हाफ इंटू सिग्मा एल इंटू एप्सिलॉन एल इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड, इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड। समझ गए? तो इस स्टाइल में भी एग्जाम में दिया जा सकता है टिक मारने के लिए। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द रॉड। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलिए। नोट कर लीजिए इसको। अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे ले आइएगा तो उसको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। उसको नीचे ले आइएगा तो उसको बोलिएगा स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, उसको छोटा यू से लिख देते हैं और ई फॉर इलास्टिसिटी के लिए। तो टोटल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉड, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको बोलेंगे हाफ इंटू स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ऐसा टर्म भी आप लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये सब टर्म डिफरेंट डिफरेंट यूज किया जाता है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी आएगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज, यहाँ तक आप पढ़ के आइए और ऐसे हमारे क्वेश्चन पहला से लेकर के 20 क्वेश्चन आप बना के आइए। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए, जो दिक्कत होता है वो अगले क्लास में करेंगे।